Just imagine you have spent 2 years of brand building, you designed your logo and printed on packaging and earned a lot of income. But suddenly you received a letter from the registrar of trademark. Only one word was mentioned, refused. ऐसा क्यों होता है? Why it happens? ट्रेडमार्क अप्लाई करने के बाद हमारा ट्रेडमार्क आखिरकार रिजेक्ट क्यों हो जाता है? इसके क्या रीजंस हैं? Mainly there are two grounds of rejection of the trademark. One is absolute ground and another is relative ground. Absolute ground क्या होता है? Absolute ground में आपका जो ट्रेडमार्क है उसकी क्वालिटी और उसकी जो कलर है कितना कॉमन है उसी से रिलेटेड जो भी कोई डिस्क्रिपेंसी होती है वो एब्सोल्यूट ग्राउंड्स में आती है। थोड़ा सा डिटेल में समझने के लिए आई एम एक्सप्लेनिंग सम पॉइंट्स लाइक सबसे पहला तो पॉइंट है लैक ऑफ डिस्टिंक्टिवनेस। डिस्टिंक्टिवनेस में क्या होता है कि आपने जो ट्रेडमार्क डिसाइड किया है जिसके लिए आपने अप्लाई किया वो अगर बहुत ज़्यादा सिंपल है, बहुत कॉमन है एंड आइडेंटिफिएबल नहीं है लोगों में, तो ये जो ट्रेडमार्क है ये भी रिजेक्ट हो सकता है। द सेकेंड वन इज डिस्क्रिप्टिव नेचर्स। अगर आपका ट्रेडमार्क डिस्क्रिप्टिव नेचर का है लाइक जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम चॉकलेट की बात करें, अगर आप चॉकलेट मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं एंड यू आर यूजिंग स्वीट, बिकॉज चॉकलेट का जो नेचर है, जो उसका टेस्ट है वो स्वीट ही है, और अगर आप स्वीट ब्रांड यूज कर रहे हैं तो दैट विल नॉट बी एक्सेप्टेबल। आगे अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो आ जाती है जेनरिक टर्म। जेनरिक कॉमन वर्ड होता है जिसमें हम जैसे कि लैपटॉप्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, ये कॉमन वर्ड्स हैं, ये खुद में ही इन बिल्ट माने जाते हैं। लाइक जैसे कि मोबाइल है तो मोबाइल है, हम उसका ब्रांड मोबाइल नहीं रख सकते हैं। और देन उसके बाद आ जाता है डिसेप्टिव नेचर, डिसेप्टिव मार्क्स। डिसेप्टिव मार्क्स कौन से होते हैं? जो लोगों में कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। लोगों आप प्रोडक्ट कुछ और बना रहे हैं एंड यू हैव चोजन अनदर वर्ड, मतलब कंफ्यूजन जो क्रिएट होती है लोगों में, तो वो चीज़ भी एक्सेप्टेबल नहीं है, वो भी रिजेक्ट हो जाता है। देन नेक्स्ट है हर्टिंग रिलीजियस सेंटिमेंट्स। कोई ऐसा वर्ड, आप कुछ ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं और जिसमें आपने कुछ ऐसा रिलीजियस किसी डेटी का नाम डाल दिया है जिससे रिलीजियस जो सेंटिमेंट्स हैं उनको कहीं ना कहीं हर्ट हो रहा है, सो दैट इज ऑल्सो विल नॉट बी एक्सेप्टेबल, दैट ऑल्सो विल बी रिजेक्टेड। देन उसके बाद आ जाता है प्रोहिबिटेड मार्क। प्रोहिबिटेड जैसे कि हम नेशनल एम्बलम एक्ट के अंदर कोई भी वर्ड यूज करते हैं लाइक नेशनल फ्लैग हो गया या गवर्नमेंट की कोई सील हो गई, तो ये सारी चीजें अगर आप अपने ब्रांड में, अपने मार्क में यूज करते हैं तो वो बन जाता है एब्सोल्यूट ग्राउंड, जो कि अंडर सेक्शन 9 ऑफ ट्रेडमार्क एक्ट 1999 के अंडर आ जाता है। अब बात करते हैं हमारे सेकेंड ग्राउंड की, यानी कि रिलेटिव। रिलेटिव ग्राउंड्स जो होता है वो आपका ब्रांड जो किसी दूसरी पार्टी के ब्रांड को इफेक्ट करे, या आपने जो ब्रांड डिसाइड किया है, जो आपने ब्रांड चूज किया है, वो ब्रांड कोई और ऑलरेडी उसको यूज कर रहा है आपके यूज करने से काफी टाइम पहले, तो वो आ जाता है रिलेटिव ग्राउंड्स। नंबर 2, इसमें क्या हो जाता है कि अगर आपने कोई ऐसा ब्रांड चूज किया है जो फोनेटिकली या जिसको हम विजुअली मतलब जो सिमिलर हो, किसी दूसरे के ब्रांड के साथ सिमिलर हो फोनेटिकली, जैसे कि प्रोनाउंसिएशन उसकी सेम हो एंड विजुअलाइजेशंस लाइक जैसे कलर कॉम्बिनेशन हो गया, शेप हो गई, तो ये सारी चीजें अगर सेम होती हैं तो वो रिलेटिव ग्राउंड्स के अंदर आ जाता है। उसका स्ट्रक्चर अगर सेम होता है तो भी रिलेटिव ग्राउंड्स के अंदर आ जाता है एंड इज अंडर ऑब्जर्वेशन, एंड इसको रिजेक्शन के चांसेस इसमें काफी ज्यादा हो सकते हैं। अगर कोई ब्रांड बहुत सी ज्यादा वेल नोन हो तो भी आप उसका यूज नहीं कर सकते हैं, वो भी आपका रिजेक्ट हो सकता है। वेल नोन लाइक जैसे कि रिलायंस हो गया, गूगल हो गया, टाटा हो गया, ये सारे वेल नोन ब्रांड्स हैं, इनको हम यूज नहीं कर सकते। लाइक जैसे टाटा की इतनी सारी फर्म्स है, इतनी कंपनीज, इंडस्ट्रीज है, तो अगर आप अपने ब्रांड फॉर एग्जांपल आपने क्लोथिंग में अगर टाटा यूज किया तो दैट विल नॉट बी एक्सेप्टेबल, बिकॉज टाटा जो ब्रांड है वो एक वेल नोन, बहुत ही ज्यादा फेमस ब्रांड है। उसके बाद आ जाते हैं, हम बात करते हैं कि प्रोसीजरल एंड अदर ग्राउंड्स। कौन कौन से ऐसे ग्राउंड्स हैं? लाइक जैसे कि अगर आपने कोई क्लासिफिकेशन ही इनकरेक्ट डाली है, मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि देयर आर 45 क्लासेस इन ट्रेडमार्क।
तो 45 क्लासेस में कई बार क्या हो जाता है, हमसे गलती हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल कि क्लोथिंग के लिए 23 मार्क है, लेकिन वहीं अगर आप 29 मार्क यूज करेंगे, दैट इज फॉर डेयरी प्रोडक्ट्स, तो वहां पर भी आपका उस ग्राउंड पे, उस प्रोसीजरल पे भी आपका जो ट्रेडमार्क है वो रिजेक्ट हो सकता है। चांसेस बहुत ज्यादा हो सकते हैं। आपने अगर अपने ट्रेडमार्क की कोई भी इंफॉर्मेशन अगर इनकम्प्लीट भी दी है, तब भी आपका ट्रेडमार्क रिजेक्ट हो सकता है। लाइक जैसे कि सपोज आपने एप्लीकेशन दिया और आपको एक मेल आया, वो मेल है एग्जामिनेशन रिपोर्ट। उसमें क्या है, आपको 30 डेज के अंदर रिस्पॉन्स यानी कि रिप्लाई करना पड़ता है। इन केस आपने अगर वो रिप्लाई नहीं किया है, तो भी आपकी ट्रेडमार्क एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। नाउ इट्स टाइम फॉर द प्रो टिप। सो आई एडवाइज यू कि जब भी आप अपना ब्रांड रजिस्टर करवाने के बारे में सोचते हैं, आपको सबसे पहले उसके बारे में चेक जरूर करना चाहिए, सर्च जरूर करना चाहिए कि कहीं आपने जो ब्रांड सोचा वो किसी और ने ऑलरेडी यूज तो नहीं किया, रजिस्टर तो नहीं करवाया। ये आप कैसे करेंगे? आप ipindiaonline.gov.in की वेबसाइट पे जाके वहां पर ट्रेडमार्क पब्लिक सर्च कॉलम में अपने ब्रांड को सर्च कर सकते हैं। इससे आपका जो दूसरा ग्राउंड है यानी कि रिलेटिव ग्राउंड, वो क्लियर हो जाएगा। ऐसी और वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए और इस वीडियो को उन लोगों को शेयर जरूर कीजिएगा जिसने अपना बिजनेस अभी रिसेंटली स्टार्ट किया है या जो अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर करने के बारे में सोच रहे हैं। थैंक यू।